गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक 8th क्लास की संसाधन एवं विकास की जो भूगोल की बुक है उसका दूसरा लेसन है। इसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। आज इस वीडियो में हम भूमि और मृदा के बारे में पढ़ेंगे। जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के लिए हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इकट्ठा पढ़े इनको तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए उसके लिए इसका पार्ट दूसरा बना देंगे। आज पहले पार्ट में हम भूमि और मृदा के बारे में जानेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। ये हमारा लेसन है भूमि, मृदा, जल और प्राकृतिक वनस्पति। देखिए इसके अंदर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत होगी हमारी वो होगी भूमि। देखिए ये लेसन जो हम शुरू कर रहे हैं इसका जो संबंध है वो पहले लेसन से है। पहले लेसन में हमने संसाधन और विकास के बारे में पढ़ा था। तो ये जो भूमि है ये भी संसाधन का एक पार्ट है। और भूमि क्या है? भूमि जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देखें, और मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को संसाधन के बारे में समझ में आ सके और प्राकृतिक संसाधन क्या होता है उसके बारे में भी पता चल सके। देखिए भूमि जो है ये मनुष्य ने नहीं बनाई है, ये प्रकृति ने हमें दी है, तो इसलिए प्राकृतिक संसाधन है। हमारे पास जो हमारी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी के जो ऊपरी भूपृष्ठ की हम बात करते हैं, भूपृष्ठ जो ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, अगर इसकी बात करें ऊपरी परत की, तो कहते हैं इस पूरी पृथ्वी के ऊपरी भाग के ऊपर जो 30% जो भाग है वो क्या है? वो भूमि है। ठीक है, 30% भाग पर क्या पाई जाती है? भूमि पाई जाती है। बाकी 70 पर लगभग जल पाया जाता है, लगभग 70% भाग पर जल पाया जाता है भाई। उसके बाद इसमें क्या कहता है? कहता है कि जो 30% जो भूमि है ना, इस 30% भूमि का सिर्फ कुछ प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जो मनुष्य की आवास योग्य है। आवास योग्य मतलब मनुष्य रह सकता है, अपने दैनिक क्रियाकलाप कर सकता है। 30% का कुछ भाग में क्या हो गया? क्योंकि इसमें क्या है, इसके लिए जो जिम्मेदार जो कारक हैं उन कारकों के अंदर स्थलाकृति शामिल होती है। जैसे स्थलाकृति का मतलब हो गया कि कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदानी भाग है। ठीक है, उसी प्रकार कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो जल से पूरी तरह से ढके होते हैं, जिनको हम जलाक्रांता कहते हैं। जल से पूरी तरह से ढका हुआ जो क्षेत्र होता है या जो दलदली क्षेत्र होता है, उनके अंदर निवास स्थान बनाना या आवास हमें वहां पर रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमारे पास से कुछ % हिस्सा है इस 30% भूमि का जिसके ऊपर मनुष्य रह सकता है। इस 30% भूमि के अंदर पर्वत भी आ गए, पठार भी आ गए, मैदान भी आ गया, दलदली क्षेत्र भी आ गया, वनों से आबाद जो क्षेत्र है, वन जो सघन वन जहां पर पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में जहां पर वन पाए जाते हैं, वो क्षेत्र भी इस 30% क्षेत्र में ही आ गया है। उसके बाद जो मरुस्थल है वो भी इसी के अंदर शामिल होता है। ठीक है, तो ये था हमारा भूमि का जो शुरुआती है, जो यानी कि इसका जो इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और हम पढ़ क्यों रहे हैं भूमि को? क्योंकि ये क्या है? एक संसाधन है। अब हम आगे शुरू करते हैं। देखिए इस बुक के अंदर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यहाँ स्टार्टिंग इसमें दे रखा है, तो यहां से आप लोग जो है इस वीडियो को देखते रहेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर बनाते रहेंगे। तो आगे चलते हैं और आगे शुरू करते हैं भूमि उपयोग। पहले हम पढ़ेंगे कि भूमि उपयोग जो होता है वो होता क्या है। तो भूमि उपयोग का मतलब हो गया भूमि का किसी भी कार्य के लिए प्रयोग करना। भूमि का किसी भी कार्य के लिए प्रयोग करना क्या कहलाता है? भूमि उपयोग कहलाता है भाई। ठीक है, और इसमें क्या आता है? भूमि उपयोग कैसे करते हैं हम? आपने देखा होगा, हम खेती करते हैं, कृषि करते हैं, भूमि का प्रयोग कर रहे हैं। हमने अपना मकान बना रखा है, भवन बना रखा है। ठीक है, कोई उद्योग लगा लिया, हमारा जो स्कूल बना रखा है, हमने सड़क बना रखी है, ये सारी क्या है? ये भूमि का उपयोग ही तो है। हम भूमि का क्या कर रहे हैं? भूमि का उपयोग कर रहे हैं। तो भूमि उपयोग के बारे में आप पता चल गया होगा। भूमि उपयोग क्या होता है? भूमि का किसी भी कार्य के लिए उसका प्रयोग करना भूमि उपयोग कहलाता है।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं कि जो भूमि है हमारी, उसके अंदर जो मैदानी भाग है और दूसरा जो नदी घाटी वाला जो क्षेत्र होता है, जहां से नदियां बहती हैं, उनके साथ में जो बना हुआ जो क्षेत्र होता है, वो जो होता है वो अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। क्योंकि एक तो वो समतल मैदान होता है, अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, क्योंकि एक तो वो समतल मैदान होता है, वहां पर पानी की जो जलापूर्ति जो होती है, पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कृषि की जा सकती है, या फिर किसी भी प्रकार का जो सुविधाएं होती हैं, सड़क से संबंधित सुविधाएं या फिर उद्योगों से संबंधित जितनी भी सुविधाएं होती हैं, वो सारी की सारी यहीं पर पाई जाती हैं। तो इसीलिए विश्व का सबसे अधिक जो बसे हुए जो क्षेत्र होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? मैदानी भागों में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर, हमारे देश के अंदर उत्तरी मैदान जो है, उत्तरी मैदान जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, जिसके अंदर गंगा यमुना काफी नदियां बहती हैं, वो मैदान क्या है? वो मैदान अपने आप में सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है भारत के अंदर, ठीक है, क्योंकि यहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं पाई जाती हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके अंदर दे रखा है भूमि और उसके बाद भूमि उपयोग, इसके अंदर यहां से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, भूमि का जो ये उपयोग हमने पढ़ा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इसके लिए भाई कुछ कारक है, उन कारकों में हम दो प्रकार के कारक पढ़ेंगे। पहला आता है भौतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक, ठीक है। भूमि उपयोग दो प्रकार से डिपेंड करता है, भौतिक कारक और मानवीय कारक भाई। अब इसमें सबसे पहले भौतिक कारक में स्थलाकृति, जिसके बारे में अभी हमने जाना है। स्थलाकृति का मतलब होता है कि स्थल की आकृति कैसी है। स्थल की आकृति में वो पर्वतीय क्षेत्र है, वो पठारी क्षेत्र है, या वो मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र तो उसके अंदर हम उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, इमारतें बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों, पठारी क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की सुविधाएं ज्यादा होती नहीं है। तो ये कहता है कि जिस प्रकार के स्थल की आकृति होगी उसी प्रकार भूमि का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद इसमें मृदा आती है। मृदा में क्या है कि मृदा उपजाऊ है या अनुपजाऊ मृदा है। अगर मृदा उपजाऊ होगी तो उस क्षेत्र के अंदर क्या होगा? कृषि की जाएगी। उसके बाद जलवायु आता है। कठोर जलवायु के अंदर जो जनसंख्या होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है। अगर सम जलवायु है तो जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और उसके बाद क्या करता है? अगर अधिक जनसंख्या होगी तो वहां पर भूमि का उपयोग भी अधिक किया जाएगा। उसी प्रकार मानवीय कारक के बारे में जान लेते हैं। मानवीय कारक में जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भाई, टेक्नोलॉजी, ठीक है, दोनों शामिल है। ये भी हमने संसाधन में पढ़ा था कि अगर मान लो मनुष्य नहीं है तो फिर वो जितनी भी चीजें हैं सब व्यर्थ हैं, बेकार हैं। तो जो जनसंख्या अधिक होगी तो वो क्या करेगी? अपने आसपास पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु का क्या करती है? अच्छी प्रकार से प्रयोग करती है। और टेक्नोलॉजी का मतलब, प्रौद्योगिकी का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे पास जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी हम भूमि का प्रयोग अधिक करते रहेंगे, ठीक है। खनन के अंदर कर सकते हैं, खनन का जो कार्य किया जाता है, यानी कि जमीन के अंदर से खनिज निकालना जो होता है, जो उसे खनन कहते हैं उस प्रक्रिया को। तो खनन का कार्य कैसे संभव होता है? अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम खनन का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भूमि का उपयोग। अब आगे बात करते हैं, इसमें भूमि का वर्गीकरण पढ़ते हैं भाई। भूमि का वर्गीकरण, देखिए भूमि का वर्गीकरण जो आपकी क्लास में दिखा रखा है वो दो प्रकार से है, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना अधिकार, कि उसका स्वामी कौन है, उसका मालिक कौन है। तो इसमें देखिए एक होता है सामुदायिक भूमि और दूसरी होती है निजी भूमि। सामुदायिक जो भूमि होती है उसमें क्या लिखा जाएगा? सामुदायिक भूमि का मतलब होता है जिसके ऊपर पूरे समुदाय का अधिकार हो, पूरे गांव का अधिकार हो, ठीक है, जो, या फिर हम ऐसे बोले जो जिसके ऊपर सरकार का अधिकार हो, वो सामुदायिक भूमि कहलाती है। इसके ऊपर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? आपके गांव की जो सरकारी जो जमीन है, ठीक है, कोई खेल का ग्राउंड है, पंचायत घर है,
ये जितनी भी होती हैं ये सारी की सारी सामुदायिक भूमि में आती हैं। इनके अंदर दे रखा है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सामुदायिक भूमि को हम साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। साझा संपत्ति संसाधन यानी कि ये वही संसाधन है जो सबके साझे के होते हैं, सबके होते हैं ये। ठीक है, इनके अंदर जो सरकारी भूमि होती है, जैसे गोचर भूमि बोलते हैं, जो पहले गांव के अंदर अभी भी होती है लेकिन लोगों ने कब्जा कर लिया होता है तो मुश्किल से मिलती है। ये गोचर जो भूमि होती है, गोचर भूमि का पहले रखी जाती थी, ये पशु को चराने के लिए होती थी। इनके अंदर कई बार कुछ औषधीय पौधे भी उगाए जाते थे ताकि गांव के जो लोग हैं यहाँ से लकड़ी इकट्ठी कर सके, उन पौधों से औषधि प्राप्त कर सके और अपने पशु को चरा सके। लेकिन अब ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और इसको का प्रयोग सभी व्यक्ति करते थे, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सामुदायिक भूमि बोलते हैं या साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। अब आते हैं निजी भूमि पर। निजी का मतलब होता है किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी एक व्यक्ति, एक परिवार का अधिकार होना। तो यानी कि हमारा जो घर है वो निजी भूमि में शामिल है। ठीक है, हमारा घर है या किसी एक व्यक्ति ने कोई उद्योग लगा रखा है, कोई जमीन खरीद रखी है, वो उसकी खुद की भूमि होगी। ठीक है, एक व्यक्ति का मालिकाना अधिकार होना निजी भूमि कहलाता है। ठीक है भाई, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भूमि संसाधन संरक्षण की। भूमि संसाधन का संरक्षण भाई, भूमि संसाधन संरक्षण की बात करते हैं। देखिए यहां पर बात आती है संरक्षण क्या होता है। तो संसाधन संरक्षण में हमने पढ़ा था, संरक्षण का मतलब होता है किसी भी संसाधन को बचा कर रखना, किसी भी संसाधन को बचाना, भूमि संसाधन का संरक्षण कहलाता है। अब इसमें कहता है, देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या की क्या हो रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है। ठीक है, उनको रहने के लिए घर चाहिए, रोजगार के लिए उद्योग लगाने पड़ेंगे, एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज बनवाने पड़ेंगे। ये सारे क्या है, ये डिमांड है। किसकी डिमांड है, इससे किसकी डिमांड बढ़ती है, भूमि की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, और अब जमीन जो वो रबड़ तो है नहीं कि हम उसको बढ़ाते चले जाएंगे और उसका प्रयोग करते चले जाएंगे। हमारे पास जो भूमि है वो एक सीमित संसाधन है, तो इसीलिए इसकी जरूरत पड़ी, इसके संरक्षण की जरूरत पड़ी। पहले हम पढ़ेंगे कि जो भूमि का जो संसाधन है हमारा वो किस प्रकार खत्म होता जा रहा है, यानी कि समस्या क्या है उसके कम होने में। तो सबसे बड़ी समस्या है ये लोगों की डिमांड। अब हमें लोगों का पेट भरना है तो उसके लिए लगातार क्या किया जा रहा है, कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, निर्माण कार्यों को बढ़ाया जा रहा है। निर्माण कार्य इसलिए ताकि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। कृषि और निर्माण कार्य, जैसे जैसे कृषि क्षेत्र और निर्माण कार्य बढ़ा जाएगा तो भूमि का उपयोग बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे उसका उपयोग बढ़ेगा तो हमारे सामने भूमि निम्नीकरण की समस्या आ जाएगी, यानी कि भूमि जो है वो अनुपजाऊ होनी शुरू हो जाएगी, भूमि की कमी होनी शुरू हो जाएगी। दूसरी समस्या क्या है, वह भूस्खलन। भूस्खलन का मतलब होता है कि उस जमीन के अधिक प्रयोग के कारण पेड़ों को काटा जाता है और उसके चक्कर में ढलानी जो भाग होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जो ढलानी भाग होते हैं, उनके अंदर से कुछ पर्वतों का हिस्सा टूट करके नीचे सरकना शुरू हो जाता है, नीचे खिसकना शुरू हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं भाई, भूस्खलन बोलते हैं। तो कहता है कि भूस्खलन जैसी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद कहता है मृदा अपरदन होना शुरू हो जाता है। अगर मिट्टी के ऊपर अधिक वनस्पति का आवरण नहीं रहेगा तो मिट्टी जो है पानी और वायु के द्वारा उसका कटाव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद है मरुस्थलीकरण। और मरुस्थलीकरण में क्या आता है, मरुस्थलीकरण में कहता है कि जैसे जैसे वनस्पति का आवरण हटता जाएगा मरुस्थलों का विस्तार होता चला जाएगा। अब आगे इसमें लास्ट रहता है भूमि के अंदर, वो है उसका उपाय भाई। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। तो पहला हमारा क्या बनता है, वनारोपण। ठीक है, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए जिससे मिट्टी जो है वो एक जगह पर रुकी रहे, और दूसरा क्या हो, मरुस्थलों का विस्तार ना हो। हमें भूमि उद्धार कार्यक्रम चलाने होंगे। भूमि उद्धार कार्यक्रम यानी कि भूमि को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना। नंबर 3 है
जो हम खेतों के अंदर उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और जो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, उससे भी भूमि क्या होती है, भूमि निम्नीकरण हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उर्वरकों और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करना है। और नंबर 4 आता है अतिचारण। अतिचारण का मतलब होता है जो पशु होते हैं वो जब किसी भी क्षेत्र, देखा होगा आप लोगों ने कि लोग जो है खेतों के अंदर पशुओं को चराने के लिए जाते हैं, जब लोग वहां पर पशु जाते हैं तो उनके पशुओं के खुरों के द्वारा मिट्टी जो होती है वो ढीली ढाली हो जाती है, और जब मिट्टी ढीली ढाली हो जाती है तो वो हवा और पानी के द्वारा बहाकर या उड़ा करके ले जाई जाती है, जिससे मृदा का अपरदन होता है। तो हमें क्या करना है, अतिचारण पर रोक लगानी है। ठीक है, ये था हमारा भूमि का टॉपिक। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे लगता है वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, तो इसीलिए हम एक मृदा का टॉपिक और कर लेते हैं। चलिए मृदा पढ़ते हैं। मृदा, मृदा क्या होता है, जो हमारी जो भूमि होती है इसके ऊपर बारीक दानेदार जो मिट्टी के कण होते हैं, बारीक दानेदार कणों वाला जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं भाई। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है वो किनके द्वारा होता है, वो होता है चट्टानों के टुकड़े, चट्टानों के जो अवशेष होते हैं। दूसरा, इनके अंदर जैव पदार्थ मिले होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों के अंश, जीव जंतुओं के अंश मिले होते हैं। और तीसरा, संपर्क में आते हैं भूमि, जिस भूमि के संपर्क में आते हैं उस भूमि के जो खनिजांश होते हैं, जो खनिजों के जो अंश होते हैं, उन तीनों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, तीनों से मिलकर के होता है मिट्टी का निर्माण। तो आप समझ गए होंगे मिट्टी क्या होती है। मिट्टी होती है भूमि के ऊपर दानेदार कणों की जो एक पतली परत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिट्टी या मृदा बोलते हैं हमें। अब मिट्टी और मृदा निर्माण कैसे हुआ, चट्टानों के टुकड़े, उनके अंदर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अंश, और जिस भूमि के संपर्क में आकर उस भूमि के जो खनिज के जो अंश उनके अंदर शामिल होते हैं, उनके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। अब कहता है कि मिट्टी निर्माण के अंदर जो सहायक जो कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इनके अंदर सहायक कारकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसमें आता है जनक सेल भाई। ठीक है, इसके अंदर जो चित्र दे रखा है, जो डायग्राम बना करके दे रखा है, इनके अंदर भी दे रखा है। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप बुक में। तो यहां पर शुरू करते हैं जनक सेल। जनक सेल का मतलब होता है कि मिट्टी जो है किस चट्टान से टूट करके आई है, मिट्टी जिस चट्टान से टूटेगी उसका क्या हुआ, जनक। जनक यानी कि पिता, उसका निर्माण करने वाला। ठीक है, यहां से अगर ये चट्टान टूटी है, टूटते किसके द्वारा है, अपक्षय के द्वारा। अब अपक्षय क्या होता है, अपक्षय का मतलब होता है किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर भौतिक, रासायनिक या जैविक विधि के द्वारा टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर भौतिक, रासायनिक या जैविक क्रियाओं द्वारा टूटना अपक्षय कहलाता है। अब ये चट्टान टूट जाएगी तो टूटने के बाद क्या हुआ, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो क्या हुआ, ये हो गया जनक, यानी कि इस चट्टान से ये कण अलग अलग हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं दूसरा आता है अपना जलवायु भाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जलवायु और ये जो जनक सेल है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। जलवायु का मतलब होता है कि ये चट्टानी टुकड़े जिस जलवायु के अंदर, जिस तापमान के अंदर इनके ऊपर जो वर्षा का जब प्रभाव पड़ेगा, तापमान का प्रभाव पड़ेगा, तो कहता है कि इनके अंदर उसी प्रकार के गुण आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तीसरा आता है अपना उच्चावच भाई। उच्चावच का मतलब होता है ऊंचा नीचा स्थान। कहता है कि ये जो उच्चावच होता है, अगर मान लो ढलानी क्षेत्र के ऊपर अगर मिट्टी की बात करें तो यहां पर मिट्टी क्या होगा, मिट्टी कम मात्रा में मिलेगी, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर मिट्टी के कणों का संचय अधिक होगा, यानी कि यहां पर मिट्टी अधिक इकट्ठी मिलेगी। ये किसको दिखा रहा है, ये मात्रा को दिखा रहा है। और नंबर 4 है अपना जैव पदार्थ। जैव पदार्थ का मतलब क्या है कि इनके अंदर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष मिलते रहते हैं। जैसे जैसे ये अवशेष मिलेंगे तो मिट्टी के अंदर क्या होगा, मिट्टी के अंदर हुमस की मात्रा जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। और नंबर 5 है समय। देखिए भाई, किसी भी प्रक्रिया को होने में समय लगता है, तो मिट्टी के निर्माण के अंदर जो है वो समय की भी एक भूमिका है, क्योंकि कहता है कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, बड़ी धीरे चलने वाली प्रक्रिया ही है, हमें नजर नहीं आती है लेकिन बड़ी धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये थे मृदा निर्माण के सहायक कारक। अब आगे बात करते हैं हम, आगे आता है, अब इसमें पढ़ेंगे हम कि मृदा का जो निम्नीकरण हो रहा है,
उसके बारे में पढ़ेंगे कि निम्नीकरण क्या होता है, और एक पढ़ेंगे हम संरक्षण के बारे में। तो इसमें दे रखा है मृदा निम्नीकरण। मृदा निम्नीकरण का मतलब होता है मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का कम होना, या मिट्टी के अंदर उपजाऊपन कम होना क्या कहलाता है? मृदा का निम्नीकरण कहलाता है। अब इसके अंदर क्या है, इसके कारण क्या क्या है भाई? तो इसके अंदर देखो हमने पढ़ा था, उसके अंदर भी, भूमि के अंदर भी एक तो आता है अतिचारण। जो अतिचारण होगा वो क्या करेगा, वो इस ऊपरी जो आवरण होता है इसके अंदर मान लो पशु चर रहे हैं, और यहाँ पर जो मिट्टी है, जो संगठित मिट्टी है, उनके खुरों के द्वारा मिट्टी क्या होगी, ढीली ढाली हो जाएगी, और जब हवा आएगी तो उन कणों को ये उड़ा करके दूर ले जाएगी। पहला कारण हुआ। दूसरा होता है जब हम फसल की कटाई कर लेते हैं तो खेतों के अंदर हम जब फसलों को काटते हैं तो ऊपर डंठल रह जाते हैं, क्योंकि नीचे से बिल्कुल नहीं काटते हैं, ऊपर छोड़ते हैं हल्का सा आवरण, ठीक है। और कहता है कि जब पशु उसके अंदर आते हैं तो उस डंठल को जैसे ही उखाड़ेंगे ऊपर की तरफ, तो कहता है उसके साथ उनकी जड़ों के साथ मिट्टी भी आती है, उससे मिट्टी ढीली ढाली हो जाती है और मिट्टी का अपर्दन हो जाता है। नंबर 2 देखिए, वही रासायनिक सेम है कारण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग हुई। अगर जितने ज्यादा अधिक मात्रा में हम कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो कहता है कि मिट्टी के अंदर जो उपजाऊपन होता है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आगे आता है वर्षा दोहन। वर्षा दोहन का मतलब क्या होता है कि जिस क्षेत्र के अंदर अधिक मात्रा में बारिश हो जाती है वो उस क्षेत्र की मिट्टी को बहा करके ले जाती है, जिससे मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है। नंबर 4 है भूस्खलन। भाई भूस्खलन का मतलब यही होता है कि ऊपरी पहाड़ी या ढलानी क्षेत्रों के अंदर से मिट्टी का टूट करके नीचे आना भूस्खलन कहलाता है, ठीक है। जिससे क्या होगा, ऊपर वाले इस आवरण के अंदर पेड़ पौधे भी खत्म हो जाएंगे और जो ये ऊपर वाली जो मिट्टी जो परत होती है ये नीचे चली जाएगी। और नंबर 5 है इसके अंदर बाढ़। भाई ठीक है, बाढ़ भी क्या करती है, बाढ़ के अंदर पानी जो होता है वो अधिक मात्रा में भर जाता है, और अगर किसी भी जमीन भूमि के अंदर पानी अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा तो उसके अंदर लवणता की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, जिससे क्या होता है, मिट्टी का निम्नीकरण होना शुरू हो जाता है। अब आगे बात करेंगे हम इनके संरक्षण के उपाय भाई, कि किस प्रकार मृदा का संरक्षण किया जाता है। तो संरक्षण के उपाय में सबसे पहला आता है मल्च बनाना। मल्च बनाने में क्या होता है, मल्च का मतलब होता है जब हम खेती करते हैं तो पौधे कतार में ऐसे लगाते हैं जो हमने फसल उगा रखी है, लेकिन जो बीच का आवरण जो होता है वो बिल्कुल खाली होता है, और उसके ऊपर जो सूर्य का प्रभाव पड़ता है तो इसके अंदर जो आर्द्रता की जो मात्रा है, जो ह्यूमिडिटी है, वो क्या होगी, वो सूर्य के द्वारा नष्ट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, घास के द्वारा या पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा इस क्षेत्र को ढक देते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्च बनाना, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, वेदिका फार्म। भाई वेदिका फार्म का मतलब क्या होता है, जो ढलानी क्षेत्र होते हैं उनके अंदर खेती करने के लिए एक सीढ़ीनुमा, या कहें हम एक सीढ़ीनुमा ही बोलेंगे भाई। सीढ़ीनुमा क्या करते हैं, खेत बना देते हैं, जिससे क्या हो, आसानी से खेती हो सके और ऊपर से आने वाले पानी को भी रोका जा सके, पानी के प्रभाव को भी रोका जा सके, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई में होता है कि ढलान के साथ जो जुताई की जाती है वो इस प्रकार की जाएगी, यानी कि उनके अपोजिट, ताकि क्या हो, पानी जो होता है उससे क्या होगा, उससे ये अलग अलग प्रकार की नालियां सी बन जाएंगी, जिससे क्या होगा, पानी जो आएगा, पानी का जो भाव होगा वो रुकता हुआ चलेगा, यहाँ से उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जिससे यहाँ पर मिट्टी का कटाव नहीं होगा। उसके बाद आगे आता है नंबर 4 है रक्षक मेखला। रक्षक मेखला का जो प्रयोग होता है वो होता है जहां पर पवन जो होती है, पवन की गति अधिक होती है, पवन की गति, और ये होती है तटीय क्षेत्रों के अंदर और शुष्क प्रदेशों के अंदर पवनों की गति अधिक होती है। वहां पर क्या करते हैं, खेत के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होगा, पेड़ जो हवा की जो स्पीड है वो नियंत्रित हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, जिससे मिट्टी जो है उड़ेगी नहीं। उसके बाद नंबर 5 आता है इसके अंदर समोच्च रेखीय रोधिकाएं।
समोच्च रेखीय रोधिकाएं। ये भी समोच्च जो मैंने समोच्च रेखीय जुताई पढ़ी थी उसी का एक पार्ट है। उसमें कहता है जो जुताई करते हैं तो उसके साथ साथ में पत्थरों के द्वारा या पेड़ों के द्वारा किसी प्रकार से उस पानी को रोकने की कोशिश की जाती है जिसके द्वारा वो पानी रुक जाए। उसके बाद नंबर 6 है अपना चट्टान बांध। तो कहता है जिस क्षेत्र के अंदर लगातार पानी बह रहा हो या हवा चल रही हो तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, उस खेत के साथ साथ में एक चट्टानों का पत्थरों का एक बांध बना देते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे पानी जो होता है वो वहीं पर रुक जाएगा, बह करके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। और उसके बाद नंबर 7 जो अपना लास्ट है वो है बीज की फसल उगाना। बीज की फसल का मतलब होता है कि हमें जमीन के अंदर समय समय पर जब हम खेती करते हैं तो अलग अलग प्रकार की फसलें उगानी चाहिए। एक जैसी फसल उगाने के कारण मिट्टी के अंदर जो उर्वरता होती है, जो उपजाऊपन होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें फसलें जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार की उगानी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है जो हमने भूमि और मृदा का शुरू किया था। ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएंगे जिस प्रकार मैंने पढ़ाया है, इनको ध्यान से सुनकर एक बार बुक में अगर हो तो आपके पास बुक में देख लीजिएगा और उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।